गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन रिवाइज करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आई होप आप रेडी होंगे। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। हाँ, आ जाइए बेटा, आ जाओ। चलिए तो शुरुआत करते बेटा इस अमेजिंग सेशन की। चलो इकोनॉमिक्स का अपना बेसिक्स वाला जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से रिवीजन करने वाले। एक सेकेंड, मैं लिंक से ओपन कर लेता हूँ। इज इट परफेक्ट? ठीक है। गुड मॉर्निंग। एकदम मजा में आता मैं क्या हम छोटा। चलो लेट्स गो। आ जाइए बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पेज से शुरुआत करते बेटा। बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप आपको सही तरीके से दिख रहा है सारी चीजें। थोड़ा सा और जूम करना है। आ जाइए, जूम बराबर जूम। आ जाइए। अभी आई थिंक आपको सही तरीके से दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इधर निकल जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द मैन। ये क्या एक्सप्लेन करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द मैन। मैन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे एक्सप्लेन करता है। बट सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर हम बात करें विच रिलेटेड टू अर्निंग द मनी एंड स्पेंडिंग द मनी, यहाँ पे आपको दिख रहा है इट डील्स विद द इट इज रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी। ठीक है, यहां तक अपने को समझ में आता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द मैन की बात चल रही है, अर्निंग द मनी स्पेंडिंग द मनी, सर उसकी बात चल रही है। ठीक है बेटा, अगर बात करें तो बट प्रॉब्लम क्या है भैया? हम कमा रहे हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहां पे है? उसमें बीच में इकोनॉमिक्स का को घुस आ रहा है बीच में। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, बेटा प्रॉब्लम ये है कि अपना क्या बोलते हैं, हम अर्न कर रहे हैं, हम मनी को स्पेंड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पैसे को अर्न कर रहे हैं, मनी को स्पेंड कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हम जो कमाते हैं, ठीक है, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा है। मतलब हम कमाते हैं वो लिमिटेड है। भले आप 10,000 कमा रहे हो महीने का, या लाख रुपए कमा रहे हो, या 1 करोड़ कमा रहे हो, फिर भी हम उसे लिमिटेड ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया जितने ज्यादा पैसे उतनी इच्छाएं ज्यादा होती है। अगर आपको मेहमान जो आते हैं घर पे, ठीक है, और 100 रुपए पकड़ा के चले जाते, तो आप पहले से प्लानिंग करते भैया ये करूंगा वो करूंगा, गर्लफ्रेंड को चॉकलेट दूंगा। ठीक है, जब आप छोटे थे तब की बात करो। ठीक है, तो वैसा वैसा आपने सोचा होगा। ठीक है, बट वो आपने प्लानिंग कैसे किया? 100 का, बट फिर भी आपका बजट, मतलब आप देखने जाओगे, टोटल करने जाओगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। फिर आपको खर्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा। वही चीज अगर आपको कोई 500 देके जाए, मुझे पता है आपको देख के, आपकी शक्ल देख के कोई देगा नहीं, बट फिर भी अगर देखेगी आप 500 रुपए, ठीक है, तो आप 500 के हिसाब से प्लान करोगे कि हाँ भैया 500 को कैसे खर्च करना है। फिर भी आपका जो खर्चा है जो आप डिसाइड करते हो वो 500 से ऊपर चला जाता है। तो ये हमारे साथ ये होता है भैया। जैसे कि आपके एग्जाम में 70% आएंगे तो भी लगेगा, 75 आ गया तो ना मजा आ जाता है। 75 आए तो बोलते 80 आ जाता ना मजा आ जाता है। 80 प्लस आया बोला 85 का क्रॉस होगा मजा आ जाता है। 85 प्लस आया 86 87 88 बोलते यार 2-3% के लिए कहाँ भैया 90 प्लस आ गया तो और मजा आ जाता भैया। ऐसा है भैया, हमारी जो इच्छा है ना, ठीक है, वो अनलिमिटेड होती है। और मैरिज में भी लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है। लोग क्या सोचते हैं भैया, मतलब पहली पहली लड़की देखते हैं, ठीक है, या लड़का देखते हैं, तो ऐसा सोचते हैं यार अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट इससे भी अच्छा मेरे को मिल सकता है, ये तो बस पहला है। दूसरा देखते हैं, थोड़ा और शायद अच्छा है, या बीच में कोई डाउन आ जाए, अच्छा आ जाए। ठीक है, तो वो एसी वाली बस के, एसी स्लीपर की वेट में शायद उनको वो जो क्या बोलते हैं, सारी बसें निकल जाती है और फिर उनको वो लोकल में ही बैठना पड़ता है। तो अब ऐसा होता है भैया। ठीक है, अब समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पे क्या होता है भैया, हमारे पास क्या है भैया, अर्निंग लिमिटेड है, स्पेंडिंग बहुत, मतलब वॉइंट्स हमारी क्या है सबसे ज्यादा। प्रॉब्लम इज ट्रांसफॉर्म द सोसाइटीज रिसोर्सेज इनटू कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है? खाने वाली चीज नहीं भैया। कंज्यूमेबल मतलब जिसका अपन यूज करते हैं। मतलब सर मैंने फ्लैट परचेज किया, उसको मैंने रेंट दिया, क्या मैं कंज्यूमेबल बोलूंगा उसको? नहीं बेटा, उसको बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आगे बढ़ने वाले, ठीक है, बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हाँ भैया, सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम। ओके सर, अगर हम बात करें व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स, सर सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में मेरे वांट आती है, मेरे को वांट आती है। ठीक है, मतलब मेरे को वो चीज चाहिए, पहले वांट आती है, फिर हम उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। भैया क्या करते हैं? एफर्ट्स करते हैं। जब अपने को मिल जाता है तो क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन।
समझ में आ रही है ना देखो क्या होता है भैया, सबसे पहले मुझे वो चाहिए, फिर हम उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, और जब मिल जाता है क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। समझ में आ रही है ना देखो, ठीक है। इसको हम और डिवाइड करें 4 पार्ट में, सब्जेक्ट मैटर को और डिवाइड करें 4 पार्ट में, तो भैया यहां पे आता है सबसे पहले देखो, अगर इस पूरे चीज की अगर हम बात करें, ठीक है, आप पूरी चीज की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले गुड्स का प्रोडक्शन हुआ होगा, तभी आपकी वांट्स जागी होगी ना। तो पहले गुड्स का प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन हुआ, फिर क्या होगा भैया, एक्सचेंज होगा, ठीक है, वो प्रोडक्शन तो हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे भैया, एक्सचेंज करोगे, एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज करने के बाद जिसने भी सेल किया उसके पास कुछ आया पैसा, वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिन चीजों का उसने यूज किया है उस प्रोडक्शन के लिए, मतलब उस चीज को बनाने के लिए, उसमें क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और फिर आता है कंजम्पशन, मतलब जिसने परचेज किया वो क्या करेगा, उसे कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन, देखो आ जाइए बेटा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बाय यूजिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यूज करके हमें क्या बनाना भैया, प्रोडक्ट और सर्विस को बनाना, सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, या फिर फिनिश गुड्स भी बोल सकते हो। टू प्रोड्यूस एनीथिंग, ठीक है, आपके लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। कौन से फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है भैया, 4 फैक्टर, ठीक है। काला लाओ, क्या भैया, काला लाओ का मतलब कैपिटल, ला मतलब लेबर, ला मतलब लैंड, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है भैया, कैपिटल, लेबर, लैंड, ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बार बोलिए, कैपिटल, लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन। एक और बार भैया, कैपिटल, लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन भैया, ठीक है। एक तो पैसा चाहिए, ठीक है, हमारे पास पैसा चाहिए, हम क्या है, लेबर है, तो लेबर चाहिए। पैसा चाहिए, हम क्या है भैया, लेबर है, लेबर चाहिए भैया। हम कहाँ पे खड़े, जमीन पे, तो जमीन भी तो चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए, छत तो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए भैया, एक तो पैसा चाहिए मतलब कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, और छत को क्या बोलते हैं भैया, ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 चीजें चाहिए, ठीक है, ओके। जब हमें किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना है, जब हमें किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना है, तब आप लेबर को 1 लगाओ, कैपिटल को 2 लगाओ, तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरी तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, कि लेबर आपको नहीं लगाना है तो आप लैंड को 2 लगाओ और कैपिटल को सिर्फ 1 लगाओ, तो भी आपका वही प्रोडक्ट सेम वाला बन जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिखाता है कि किस कॉम्बिनेशन में किसका यूज करना है, उसे बोलते हैं भैया टेक्निक। उसे क्या बोलते हैं, टेक्निक बोलते हैं। और ये अलग अलग टेक्निक जो आपको मिलेगी, उन सब टेक्नोलॉजी, उन सब चीजों, उन सब टेक्निक को बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे कि इंडिया में गुजरात इज अ स्टेट, महाराष्ट्र इज अ स्टेट, उनको बोलते हैं स्टेट, बट सारे स्टेट मिला के उसे क्या बोलते हैं, एक देश बोलते हैं, एक नेशन बोलते हैं। समझ में आती बात, वैसे ही टेक्निक्स होती है अलग अलग, उन सबको मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं भैया, उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। बहुत इजी चीज है। यहाँ पे देखो, टेक्निक इज अ रेशियो इन विच द इनपुट आर कंबाइंड, मतलब कौन से इनपुट, कैसे कॉम्बिनेशन में इनपुट का डालना भैया, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। देखो काफी सारे अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आ जाइए, अब ये क्या कहना चाहते हैं भैया, ये कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी विच इज नथिंग बट, टेक्नोलॉजी इज अ नथिंग बट स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके। 3 अवेलेबल टेक्निक है, फ्रॉम विल फॉर्म टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी बनाएगी। एक्सचेंज का मतलब क्या है भैया, एक्सचेंज का मतलब ये है कि एक गुड्स दे रहा है तो सामने वाला कुछ भी तो देगा। सब पहले के जमाने में क्या होता था, जब पैसे नहीं थे तब भैया क्या करते थे, गुड्स के सामने गुड्स को एक्सचेंज करते थे। अब मैं मेरे पास वीट है, ठीक है, मेरे पास वीट है और मेरे को चाहिए बाइक, तो मैं जाऊंगा बाइक वाले को बोलूंगा भैया मेरे को बाइक चाहिए, तो वो बोलेगा भैया आपको इतना केजी या इतने टन में मेरे को देना पड़ेगा वीट, ठीक है, तो मैं आपको एक बाइक दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से होता था, उससे बोलते भैया बार्टर सिस्टम। उसे क्या बोलते बेटा, बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अगर उसके बाद ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, मनी को इन्वेंट किया भैया, मनी को इन्वेंट किया। फिर आया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको समझ में आता है, हाँ सर समझ में आता है, क्या, जिसने प्रोड्यूस किया उसको पैसा मिला, अब पैसा मिला तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिस चीजों ने उसको हेल्प किया प्रोड्यूस करने के लिए। सर प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीजें चाहिए थे, आप ही बोले थे, क्या चाहिए सर, 4 चीजें चाहिए, एक तो कैपिटल चाहिए, एक खुद लेबर चाहिए, नीचे क्या होती है जमीन, तो लैंड चाहिए, और ऊपर छत होती है तो उसे क्या बोलते हैं भैया, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो चारों लोगों को पैसा देना पड़ेगा भैया, ऑब्वियसली देना पड़ेगा। ओके, मेरे को ये बताओ, आप कैपिटल को क्या दोगे, सर इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल के ऊपर। ओके, लेबर को क्या दोगे, सर वेजेस देते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए सर, आप लैंड को क्या देते हो बेटा, सर रेंट देते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को बचा हुआ प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आप क्या करते हो,
शेयर कर दो। शेयरिंग ऑफ द इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन कौन से? चार। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन कौन से? चार। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन कौन से? चार। कौन से चार भैया? एक तो चाहिए कैपिटल, कैपिटल के बाद लेबर, लेबर के बाद लैंड, लैंड के बाद ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे। भैया माइक्रो का मतलब होता है छोटी चीजों के ऊपर फोकस करना, पर यूनिट पे फोकस करना, एक इंडस्ट्री, एक फर्म का फोकस करना, एक कंपनी का फोकस करना, एक इंडिविजुअल का फोकस करना, उसे बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो। अब भैया मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है कि बड़े लेवल पे फोकस करना। क्या करना भैया? बड़े लेवल पे फोकस करना, जैसे कि नेशनल इनकम के बारे में सोचना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भैया? मैक्रो बोलते हैं। ठीक है, हाउ द प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल डिटरमाइन, वो कौन बात करता है भैया? माइक्रो बात करता है। मैक्रो क्या बोलता है? शेयरिंग ऑफ द टोटल टोटल नेशनल इनकम अमंग द टोटल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, केम टू नो वेदर द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली और नॉट, वो कौन सा बात करता है भैया? मैक्रो बात करता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आ रहा है? एकदम दिमाग में घुस रहा है? कहीं पे भी डाउट लगे तो मेरे को बता दीजिएगा। आज का आपका सेशन आपको बस बैठना है, दिमाग में सोचते रहना है। हाँ सर, ये चीजें पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, चलिए आ जाइए। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? यूज द गुड्स और सर्विसेज। भैया कंजम्पशन का मतलब पहले ही बता दिया, यूज द गुड्स और सर्विसेज। एक्ट टू यूज द गुड्स और सर्विसेज सेटिस्फाई द वांट्स। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे भैया? उसे कंजम्पशन बोलेंगे। अगर आप खुद के लिए यूज के लिए कोई गुड्स और सर्विसेज को ले रहे हो तो उसे बोलते हैं कंजम्पशन। अदर पर्पस है तो भैया उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इफ समवन बाय द हाउस टू लीव, ये रहा एग्जांपल देखिए, defines as a consumption. If they buy a house, rent out someone else, defines the investment. भैया समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है? यस समझ में आ रहा है। चलो भैया, डेफिनेशन थी चार तरीके की। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भैया आ जाइए। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन चार तरीके की डेफिनेशन थी। ओके सर, ओके सर, चार तरीके की डेफिनेशन कौन से? सर पहली थी तो वेल्थ, वेल्थ डेफिनेशन। ओके सर, वेल्थ डेफिनेशन क्या कहती है? सर वेल्थ डेफिनेशन ये कहती है कि हम जो पैसा कमाते हैं वही है इकोनॉमिक्स। हम जो पैसा कमाते हैं वही है इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, डेफिनेशन के बाजू में किसने ये डेफिनेशन ढूंढी है वो लिखने का। ठीक है, उसके बाद उनकी बुक का नाम और बुक का ईयर भी आपको लिखने का। इससे क्या होगा, जब भी आप इस तरीके से आपने लिखा होगा तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज। ठीक है, इसके साथ नीचे मैंने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वी एडम स्मिथ को बोलते वो भी लिख दिया है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए आ जाइए। दूसरी थी सर वेल्थ। दूसरी कौन सी थी? वेल्थ। मुझे कोई ये बताएगा सर वेल्थ में क्या होता है बेटा? देखो भैया, वेल्थ, अरे सॉरी, वेलफेयर। फर्स्ट वन इज अ वेल्थ। वेल्थ मतलब जो पैसा कमा रहे हो वही इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेलफेयर? वेलफेयर का मतलब होता है भैया सिर्फ पैसा कमाना इकोनॉमिक्स नहीं है भैया, हमें कैसे यूज करना है, दैट्स आल्सो इकोनॉमिक्स। मतलब उसे कैसे यूज करना है वो भी अपना क्या है, इकोनॉमिक्स। मतलब अपने को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन, हेल्दी एंड वेल्थी लाइफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप करोड़ रुपए कमा रहे हो तो आपका वेलफेयर ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता भैया। अगर आप, ठीक है, अगर आप हिमालय हो, विजय माल्या हो, ठीक है, मतलब मालिया हो, ठीक है, अगर आप मालिया हो, घर का जो आता है ना वो, अगर आप मालिया हो, आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, ठीक है, बट आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, और एक बंदा है, ठीक है, जो दिन के 1000 रुपए कमा रहा है, 500 रुपए कमा रहा है, बट वो बहुत खुश है उस इनकम से, उसका अच्छी तरीके से यूज कर पाता है, तो भैया वेलफेयर किसने ज्यादा क्रिएट किया? वो पर्सन ने क्रिएट किया, इवन उसकी इनकम कम है। ठीक है, तो वेल्थ, ऐसा नहीं है कि भैया वेल्थ बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगी, तो वेलफेयर का कोई मतलब ही नहीं है डेफिनेशन का। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस बेटा। ठीक है, फिर आता है स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन बोलती है, अरे भाइयों और बहनों, अब बात कर रहे हो कि वेल्थ इज योर इकोनॉमिक्स, दूसरा बोल रहा है कि वेलफेयर इज योर इकोनॉमिक्स। अरे मेरे भाइयों और बहनों, ये तो सोचो कि इनकम आ जाएगी, वेलफेयर के लिए सोचोगे, बट आपके रिसोर्सेज स्कैर्स है भैया, आपके पास पूरे रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। इसलिए स्कैरसिटी डेफिनेशन ये बताती है कि आपको इनकम के ऊपर फोकस करना है, वेल्थ के ऊपर फोकस करना है, आपको वेलफेयर के ऊपर भी फोकस करना है, बट इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको मेरे बारे में सोचना पड़ेगा, दैट मींस स्कैरसिटी के बारे में, स्कैर रिसोर्सेज के बारे में। बहुत बढ़िया। फिर ये तीनों एकदम से मजे पार्टी कर रहे हैं भैया, ठीक है, खुश है कि स्कैरसिटी रिसोर्सेज वाली स्कैरसिटी डेफिनेशन ढूंढ ली। उसके बाद एक और नई चीज आई, ग्रोथ डेफिनेशन। बोलेगा आपने बोला इनकम इज योर, वेल्थ इज योर इकोनॉमिक्स, आपने बोला वेलफेयर इज योर इकोनॉमिक्स। अरे भैया तुम बोल रहे हो नए बच्चे कि स्कैरसिटी इज योर रिसोर्सेज, भैया आज तो आप आज की बात कर रहे हो, बट फ्यूचर में जाके क्या करोगे? अल्लाह, ये तो सोचा ही नहीं। ठीक है, तो भैया सोचो, हम भी तुम्हारे साथ बैठना चाहते हैं। तो चौथा पर्सन आया, वो भी बैठ गया, वो बोलता है भैया ग्रोथ मतलब वेल्थ के बारे में सोचो।
अच्छी बात है। वेलफेयर के बारे में सोचो, अच्छी बात है। स्कैरसिटी के बारे में सोचो, अच्छी बात है। बट मेरे बारे में भी सोचो, मतलब ग्रोथ के बारे में भी सोचो। क्या सोचो कि भैया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आता है ना कि फ्यूचर के ग्रोथ को इम्पैक्ट किए बिना, ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, रिसोर्सेज का यूज करने वाले हैं। से क्या कहते हैं, ग्रोथ डेफिनेशन। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया, अंदर से फटाफट से आ जाइए भैया, दिखा देते हैं आपको। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, जेबी से, जेबी भैया, जेबी ने दी, और एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है भैया, एडम स्मिथ। समझ में आ रहा है, उन्होंने बुक लिखी है, बुक का नाम यहाँ पे है 1776 में लिखी हुई है। अब ये दोनों कहते क्या है, एक कहता है स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ द वेल्थ है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ द वेल्थ है। यहाँ पे वेल्थ डेफिनेशन अपन देख रहे हैं भैया, कौन सी डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन देख रहे हैं। एडम स्मिथ ने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द वेल्थ। ठीक है, यहाँ पे वेल्थ की बात चल रही है। हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस, कंज्यूम्ड, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब यहाँ पे सिर्फ फोकस किस पे किया जा रहा है भैया, वेल्थ के ऊपर, कैसे कमाना है। ठीक है, कैसे कैसे कमाना है, कैसे एक्सचेंज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करें। ओनली कंसीडर द मटेरियल वेल्थ के बारे में ही सिर्फ बात करते हैं। वेल्थ इज नो यूज अनलेस, अब क्रिटिसाइज क्या हुआ, क्रिटिसाइज ये हुआ कि भैया पैसे कितना भी कमा रहा हो, नो यूज अनलेस इट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। मतलब अगर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई काम का नहीं है वो पैसा। ठीक है, वेलफेयर डेफिनेशन की बात करते हैं। फिर आया भैया अल्फ्रेड मार्शल। कौन आए, अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं वेलफेयर के बारे में। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे दो बुक लिखी है 1870 में। फिर यहाँ पे आते भैया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि वन साइड ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ, ऑन अदर एंड मोर इंपोर्टेंट साइड इज स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ मैन और वेलफेयर ऑफ द मैन। मतलब यहां पे कहता है भैया, वन साइड वेल्थ के लिए स्टडी बरोबर है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है भैया वेलफेयर, इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है भैया, वेलफेयर, तो उसका भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मटेरियल कैटेगरी एंड इमटेरियल गुड्स में से क्लासिफाई किया जाता है। फिर आपको यहाँ पे दिया जाता है कि टॉप प्रायोरिटी किसको दी। इसमें आपको कहने चाहते हैं कि भैया टॉप प्रायोरिटी वेलफेयर को दो। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं भैया, पहली प्रायोरिटी वेलफेयर को दो, दूसरी दो वेल्थ को दो। ठीक है, तो देखो, द टॉप प्रायोरिटी गिवन टू वेलफेयर, सेकंड प्रायोरिटी वेल्थ को दीजिए। मार्शल एनहेंस द मैन फ्रॉम इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन, इकोनॉमिक रिलेटेड टू मटेरियल गुड्स। ठीक है, आ जाइए अब क्रिटिसिज्म क्या हुआ। ठीक है, अब इसको भी क्रिटिसाइज किया, इनको भी क्रिटिसाइज किया। क्या क्रिटिसाइज किया, इकोनॉमिक्स मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे थे अल्फ्रेड मार्शल कि भैया वेलफेयर को ज्यादा फोकस करो। तो क्रिटिसिज्म ये हुआ, काफी सारे लोगों ने कैसे, काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने उनको क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं होता कि आप बोल रहे हो वेलफेयर पे ज्यादा फोकस करो, दोनों पे इक्वल इंपोर्टेंट फोकस करना चाहिए। इकोनॉमिक्स मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मतलब दोनों एंड पे न्यूट्रल होना चाहिए। मार्शल नेग्लिगेटेड, मतलब उन्होंने अवॉइड कर दिया सम मटेरियल गुड्स विच डू नॉट प्रोमोट द ह्यूमन वेलफेयर। वो वैसे ही गुड्स को मतलब फोकस कर रहे थे जो वेलफेयर क्रिएट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, मटेरियल गुड्स वेलफेयर क्रिएट कर रहा है। बट दिस गुड्स आर आल्सो प्रोड्यूस, एक्सचेंज एंड कंज्यूम। मतलब कुछ ऐसे गुड्स है जो वेलफेयर को शायद नहीं क्रिएट करते, हेल्दी वेल्दी लाइफ को क्रिएट नहीं करते शायद, बट फिर भी वो मटेरियल है क्योंकि वो चाहिए लोगों को। कौन सा, सिगरेट एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट को भी कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है भैया लियोनियल रॉबिन्स। ठीक है, कौन आता है भैया, रॉबिन्स बात करते हैं। रॉबिन्स ने भी बुक लिखी 1932 की बात करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि साइंस, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पे भैया स्केरसिटी के बारे में बात करें, हम कौन सी डेफिनेशन की बात करें, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं स्केरसिटी डेफिनेशन। ठीक है, उसमें मेन पॉइंट क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड, पता है भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज है, हाँ सही बात है। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है, मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका आप कैसे भी यूज करते हो, या तो ये परचेस करो, ये परचेस करो, इससे सेटिस्फाई करो, इससे करो, कंजम्पशन करो या इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अब इसमें इन सारे ऑप्शंस में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, मतलब क्या करना चाहिए वो अपने को समझ में नहीं आता। ठीक है, अब इसके इट इज अ पॉजिटिव साइंस है एंड न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मतलब एंड्स पे, मतलब सारी चीजों के ऊपर क्या करता है, न्यूट्रल, सारी चीजें अच्छी तरीके से फोकस करता है। ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा फोकस कर दिया, दूसरे को कम फोकस किया। ठीक है,
इसको भी क्रिटिसाइज किया, इनको भी क्रिटिसाइज किया। नॉट एप्लीकेबल टू डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इट इज ओल्ड वाइन इन अ न्यू बोतल, मतलब कहना चाहते कि भैया आपने जो पहले जो लोग बोल रहे थे ना वही चीजें आपने नई तरीके से बोली है, बाकी तो सेम चीजें, आपने कोई नया नहीं बोला है, ऐसा लोगों को कहना था, ठीक है। तो उनके बाद एक और डेफिनेशन आई, कौन सी डेफिनेशन आई? ग्रोथ डेफिनेशन आई, ठीक है। विद इन 16 ईयर्स आ गई, ठीक है। बाकी सब में गैप ज्यादा था, ठीक है। सबसे पहली कब आई थी? 1776 में आई थी, ठीक है। उसके बाद कब आई थी अपनी? उसके बाद 1830 सेकेंड वन इज कब थी भैया? आजा आजा, किधर की? हाँ 1870, ठीक है। पहली आई थी 1776, किधर की वो भी दिखा देता, 1776 की बुक, ठीक है। फिर बुक की बात करें 1870, फिर आई थी 1932, कहाँ गया भाई 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 भाई, 1932, और अभी आ गया भैया 1948 पे आ गया, ठीक है। उसमें क्या कहा भैया उन्होंने? किसने? जेएम केन्स एंड पीए सैमुअल्स, ठीक है। जेएम एंड पीए, ठीक है। उन्होंने क्या किया? हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मतलब कैसे रिसोर्सेज का यूज करना है, हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिनका अल्टरनेटिव यूज है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, फॉर कंजम्पशन नाउ इन फ्यूचर, मतलब आज का भी ध्यान में रखना है, फ्यूचर का भी देखना है। ये बात कर रहे हैं भैया कौन सा? ग्रोथ डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। कॉस्ट एंड बेनिफिट आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। ओके, ये क्या एनालिसिस करता है? कॉस्ट एंड बेनिफिट का मेन पॉइंट क्या है? नॉट ओनली कन्फाइंड टू प्रेजेंट बट ऑल्सो टू द फ्यूचर, मतलब सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचता, फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक्स का पार्ट ही है भैया। वो कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिक का ही पार्ट है, मतलब हमें ग्रोथ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कोई नई चीज नहीं है भैया, ये इकोनॉमिक का ही पार्ट है, उनका कहना ये था, ठीक है। अभी बात करते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या चीजें था और मॉडर्न अप्रोच में क्या क्या चीजें हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस मानते थे, मैन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता था, ठीक है। ये क्या कंसीडर करते थे? साइंस ऑफ द वेल्थ इन द रिलेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर को, अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। अब बात करें मॉडर्न अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में था कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। कैसे कहते थे भैया? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल इन एन इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। जो कोई भी इंडिविजुअल होता था, या तो वो एज अ कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर, वो क्या करेगा? अपने जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है उसको क्या करना चाहेगा? ऑप्टिमाइज हिज गोल, ठीक है। उनका गोल क्या था? इकोनॉमिक डिसीजन सही तरीके से लेना है, ठीक है। पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या है आगे मैं आपको बताने वाला हूं। व्हाट द प्रॉब्लम इज, ठीक है, इंटेंडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में सोचते हैं। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है। मॉडर्न टाइम में ये क्या है भैया? पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव का मतलब फैक्ट, नॉर्मेटिव का मतलब प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस रहता है, ठीक है, या एजम्पशन भी बोल सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स नॉट मियरली एज दे आर बट ऑल्सो एज दे शुड बी, मतलब ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स जो है वही है, वो क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट चीजें दी हुई है माइक्रो एंड मैक्रो लेवल के ऊपर। माइक्रो एंड मैक्रो वर इंट्रोड्यूस बाय रंगर फ्रिंच इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, फ्रिच, सॉरी, फिर यहाँ पे बात करते हैं बेटा आप क्या, ठीक है, मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो की अगर हम बात करें तो माइक्रो को और क्या बोलते हैं? प्राइस थियरी, क्योंकि वो पर यूनिट प्राइस निकलता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पर यूनिट प्राइस निकालना मतलब उसे क्या बोलेंगे? प्राइस थियरी। माइक्रो को क्या बोलोगे? प्राइस थियरी, ठीक है। कहां से आया था? ग्रीक वर्ड से आया था, मिक्रोस से आया था, ठीक है, मींस वेरी स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। इट एक्सप्लेन consumer get maximum satisfaction, how the producer get the maximum output and how the firm get the maximum profit, ठीक है। इसके बारे में ये एक्सप्लेन करता है, मतलब एक एक चीजों के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल लोगों के बारे में, एक फर्म के बारे में, उसे क्या बोलते हैं भैया? माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो का स्कोप, हाउ द प्राइस ऑफ द पर यूनिट इज डिटरमाइंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड एज अ प्राइस थियरी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ये क्या बात, इसका नाम क्या है दूसरा? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, ठीक है। मतलब मैक्रो के बारे में ऐसा सोच सकते हो कि नेशनल पूरा इंडिया ऐसा सोचेगा कि कैसे इनकम को जनरेट करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, तो पूरे लेवल पे, इंडिया के लेवल पे सोचना, उसके क्या बोले? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, उसे बोलेंगे भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, कौन सा भैया? माक्रोस, ठीक है। मैक्रोस मीन्स लार्ज और वेरी बिग। इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल यूनिट के बारे में भैया ये बात ही नहीं करता। नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, इसके बारे में ही ये बात करता है, ठीक है।
as a aggregate volume of the output of the economy which extend to his resources are employed with the size of the national income and with the जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, इसके बारे में बात किया था, टोटल पे बात किया था। स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट द नेशनल इनकम एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। ठीक है, आ जाइए बेटा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। बोथ द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। कैसे इंटरडिपेंडेंट है भैया? माइक्रो बनेगा, माइक्रो बनेगा तभी तो मैक्रो बनेगा। ठीक है, जैसे वो स्टेट वाला एग्जांपल दिया था, सेम तरीके से यहाँ पे आप ले सकते हो। ये माइक्रो, ये माइक्रो, ये माइक्रो। ठीक है, 6 लोग हैं, एक पर्सन का इनकम देखोगे माइक्रो है, इसका देखोगे माइक्रो, इसका इनकम माइक्रो, इसका इनकम माइक्रो, टोटल इनकम देखोगे दैट्स योर मैक्रो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, स्कोप की बात करें तो थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल की बात करता है, थियरी ऑफ इन्फ्लेशन कितना हो रहा है भैया देश में उसके बारे में बात करेगा, थियरी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेगा, माइक्रो थियरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिमांड। ठीक है, एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी यहाँ पे बात करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, आ जाइए, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो कैसे अपने को हेल्पफुल रहता है, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की वर्किंग अपन जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए प्रिपेयर द इकोनॉमिक प्लान बनाना है। ठीक है, एंड रेमेडियल मेजर्स ऑफ ट्रेड साइकिल एंड इन्फ्लेशन के लिए क्या है भैया? एक रेमेडियल मेजर्स है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि रेमेडियल मतलब रेमेडी ऐसा कहता है ना, रेमेडी मेडिसिन टाइप ऐसा। वेदर द इकोनॉमिक इज अ साइंस और आर्ट, इकोनॉमिक भैया साइंस है कि आर्ट है? मुझे कोई बताएगा कमेंट करके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्ट? अगर किसी को बताए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्ट? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्ट? सर साइंस का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस, दिखाना भैया कि कैसा रूल्स है, कैसा रेगुलेशंस है। ठीक है, अब देखो आप पेड़ के नीचे बैठो, ठीक है, किसके? नारियल के पेड़ के नीचे, आप और अपनी गर्लफ्रेंड। ठीक है, और फिर भैया ऊपर से नारियल गिरता गिरता है। ठीक है, तो एक पर्सन आके आपको बोलता है कि भैया आप यहाँ पे नीचे बैठो ना, अगर नारियल टूटेगा ना तो नीचे ही आएगा। ठीक है, आप बोलोगे भैया कैसे आएगा? ठीक है, तो उसने पूरा आपको वो रूल समझा दिया कि भैया ऐसे आएगा नीचे। ठीक है, तो भैया ठीक है, ऐसे रूल समझा दिया। ठीक है, बट आप बोल रहे समझ में नहीं आया, तो बोले आप बैठिए। ठीक है, वो ऊपर चढ़ा, एक नारियल काटा और सीधा उसके मुंह पे, और वो वहीं पे लुढ़क गया। ठीक है, तो जो उसने पहले समझाया, लॉ बताया, ठीक है, वो कहते हैं साइंस। और वो ऊपर चढ़ के नारियल को तोड़ा और एक्ट करके दिखाया, उसे बोलते हैं आर्ट। आई होप आपको समझ में। आर्ट इज नॉलेज यूज विद द पर्सनल स्किल्स, साइंस रूल्स, आर्ट्स प्रैक्टिकल। ठीक है, साइंस मतलब डज इट फॉलो रूल एंड प्रिंसिपल्स। ओके, बहुत बढ़िया। कैसे प्रपोज करना वो कौन बताएगा? साइंस। एक्चुअल में करके कौन दिखाएगा? आप एक बार, ठीक है, एक पर्सन को बताओ कि भैया साइंस क्या है प्रपोज करने का, तो वो आपको रूल बताएगा। आप बोलोगे आर्ट बताओ, तो वो प्रपोज करके आपकी गर्लफ्रेंड को लेके भी चला जाएगा। आ जाओ, साइंस क्या कहता है? ठीक है, ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्टिव। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का ऑब्जर्वेशन करता है, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द फैक्ट। ठीक है, वो कलेक्ट करता है, क्लासिफाई करता है, एनालिसिस करता है। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड थियरी, लॉ एंड थियरी बनाता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा फोकस करता है। आर्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्मुलेट द रूल्स टू बी यूज्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी को बनाने के लिए उस रूल्स का अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट। मुझे ये बताओ कि आपका जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है कि आर्ट है? इकोनॉमिक्स है हमारा, वो साइंस है कि आर्ट है, या बोथ? जल्दी से कमेंट करिए, वो क्या है भैया? बोथ है। साइंस इज अ थियरिकल बट आर्ट इज अ प्रैक्टिकल। साइंस टू नो मतलब जानना, आर्ट टू डू मतलब एक्चुअल में करके दिखाना। साइंस इन मेथोडोलॉजी, आर्ट इट्स इन एप्लीकेशन। ये मेथोडोलॉजी दिखाता है, मेथड्स दिखाता है, ये एप्लीकेबल एप्लीकेशन में होता है, मतलब एप्लीकेशन होता है, अप्लाई, सॉरी अप्लाई करके दिखाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द बोथ साइंस एंड आर्ट, इसलिए मैंने ब्लू से हाईलाइट किया। ब्लू मतलब इंपोर्टेंट वाली चीज, ब्लू मतलब इंपोर्टेंट वाली चीज। ठीक है, अब बात आती है भैया पॉजिटिव साइंस के बारे में। पहले था साइंस एंड आर्ट, अब आता है पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस
व्हाट इट इज मतलब सिर्फ फैक्ट के बारे में बात करता है कि ये भैया क्या है, ठीक है। इट एक्सप्लेन अबाउट द थिंग्स एज दे आर, मतलब ऐसे ही एक्सप्लेन करता है जैसे वो है, फैक्ट दिखाता है, ठीक है। नॉट डील विद द जजमेंट, ये जजमेंट के बारे में बात ही नहीं करता। ये किसने बताया भैया? रॉबिन्स ने बोला कि भैया इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? पॉजिटिव साइंस है। ये आपको याद रखने का, इसलिए ब्लू से हाईलाइट किया कि रॉबिन्स ने बताया। ये किसने बताया कि इकोनॉमिक्स आपका पॉजिटिव साइंस है? रॉबिन्स ने दिखाया है, ठीक है। किसने बताया? रॉबिन्स ने बताया, ठीक है। नॉर्मेटिव साइंस क्या है? नॉर्मेटिव साइंस इज द एक्सप्लेन अबाउट व्हाट आउट टू बी एंड व्हाट नॉट आउट टू बी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप क्रिकेट में देखते हो, आप नहीं बोलते भैया जाडेजा को ओवर नहीं देना चाहिए था यार, हार्दिक पांड्या को देना चाहिए था, ठीक है, इसको बैटिंग पे नहीं भेजना चाहिए था यार, अगर मैं होता ना तो इसको भेजता, भाई आप ही बन जाओ तो कैप्टन, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं। आपने पता होगा वो सब चीजें बातें करते हैं। मतलब ये क्या बात करता है? ये बात करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में बात करता है, उसे बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। और इसमें क्या भैया? वैल्यू जजमेंट होते हैं, गुड एंड बैड एंड राइट एंड रॉन्ग के बारे में बात करते हैं। और ये किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं भैया ये क्या है भैया? नॉर्मेटिव साइंस है। इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। मैंने याद कैसे करवाया था? पॉजिटिव साइंस, पी के बाद क्या आता है? आर, ओ पी, पी क्यू आर, पी से आर नजदीक है तो पॉजिटिव वाला रॉबिन्स ने दिया, और एन से एम नजदीक है, एन एम, तो मार्शल ने दिया। ऐसे बस ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव, पी से आर नजदीक है रॉबिन्स, मार्शल ने दिया नॉर्मेटिव वाला, ठीक है। अल्लाह, ठीक है। फिर आता है भैया डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड है भैया एजम्पशन के ऊपर, बेस्ड ऑन एजम्पशन। बहुत बढ़िया, आप अच्छे से कमेंट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है मेरे को। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? बेस्ड ऑन एजम्पशन, एजम्पशन के ऊपर बात करता है। इंडक्टिव मेथड क्या है भैया? बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जैसे अपन ने यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। प्रायर मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एनालिटिकल मेथड भी इसे बोलते हैं। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, कौन सा? प्रायर मेथड, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एनालिटिकल मेथड, ठीक है। लॉज और थियरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumptions। क्लासिकल इकोनॉमिक्स फॉलो द डिडक्टिव मेथड। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या करते हैं भैया? इसे डिडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं। इंडक्टिव मेथड फैक्ट के ऊपर बात करता है। हिस्टोरिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल स्टेट्स को यूज करता है, हिस्टोरिकल डेटा को यूज करता है। लॉ और थियोरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल डेटा। भैया कोई भी लॉ ऐसे नहीं एजम्पशन के ऊपर नहीं बनता, फैक्ट के ऊपर बनता है। तो लॉज और थियोरी कैसे बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव मेथड, या बोल सकते हो फैक्ट और स्टैटिस्टिकल डेटा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आपका लॉ और थियोरी कौन से मेथड से ऊपर से बनता है, इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव, तो आपको याद आना चाहिए सर इंडक्टिव, क्योंकि फैक्ट के ऊपर से ही लॉ बनता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ भैया ऐसा होगा तो वैसा होगा, मैं एजम्पशन लेके लॉ बना दिया, नहीं भैया ऐसा नहीं होता, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या फॉलो करते हैं? इंडक्टिव मेथड। मॉडर्न में सिंपल सी बात याद रखो, फैक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है, ठीक है। आ जाइए, सबसे बड़ा सेंट्रल प्रॉब्लम तीन चीजें हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना है? कंज्यूमेबल गुड्स प्रोड्यूस करना है या फिर इन्वेस्टमेंट वाली गुड्स प्रोड्यूस करना है? अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, अगर मैं प्रेजेंट पे फोकस करता हूं तो मैं ऐसे गुड्स का प्रोड्यूस करूंगा जो आज लोगों को यूज में आ सके, काम में आ सके। अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूं तो उनकी इन्वेस्टमेंट वाली चीजें मैं प्रोड्यूस करूंगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है। मतलब कौन सी टेक्निक का यूज करके हमें प्रोड्यूस करना है, कितना आपने कैपिटल यूज करना है, कितना लैंड यूज करना है, ठीक है, कितना आपको क्या बोलते हैं, लेबर का यूज करना है। रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज, अपन डिसाइड करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। फॉर देखो यहाँ पे प्रॉब्लम इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम रिसोर्सेज। फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है? रीच के लिए, मीडियम के लिए या फिर पुअर के लिए, ठीक है। तो वो बात करता है भैया फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि भैया ज्यादा बस बनाइए, लग्जरी गाड़ियां कम बनाइए, उसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कहना चाहती है भैया फोकस करिए ऑन पुअर पीपल और मीडियम पीपल रादर देन रिच पीपल, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बताइए। 1.1 में अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज अपन शुरू करने वाला है फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। जल्दी से बताइए, एकदम से दिमाग में घुस रहा होगा भैया, इतना तगड़ी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे काहे नहीं घुसेगा, ठीक है। बार बार देखिए, हजार बार देखिए, ठीक है। इसलिए मैं रिवीजन वाला सेशन अलग ही लेता हूँ रेगुलर से, क्योंकि वो अलग रहेगा ना तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि सर कहाँ से चालू हुआ था रिवीजन, ये वो अलग से, और उसका नाम भी रिवीजन वाला ही रहता है। तो आप जब भी आपको रिवीजन देखना, आपको ऐसा लगे पूरा चैप्टर रिवीजन करना, भैया ये आके देख लो, बात हो जाएगी खत्म, 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवीजन, फिर पढ़ो आराम से, दिल से करो, मजे करो, ठीक है। तो भैया आपकी प्रिपरेशन तगड़ी तरीके से करवाई जाएगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। चलो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आ जाइए बेटा। वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ क्या बताता है भैया? स्टॉक अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन और अ नेशन, ठीक है। वेल्थ दो तरीके की होती है, एक नेशनल वेल्थ होती है, एक इंडिविजुअल वेल्थ होती है। क्या होती है भैया? पर्सनल वेल्थ होती है और एक होती है नेशनल वेल्थ। पर्सनल मतलब मेरी जितनी असेट्स है उसे क्या बोलूंगा मैं? पर्सनल वेल्थ। मेरी जितनी भी असेट्स है उसे मैं क्या बोलूंगा?
पर्सनल वेल्थ। बट इकोनॉमिक क्या बोलती है भैया, इकोनॉमिक देखो बट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर दोगे आपके लिए जरूर से। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। ठीक है, आ जाइए बेटा, यहाँ पे देखो इकोनॉमी क्या कहता है, बट इकोनॉमी इकोनॉमिक्स ओनली इकोनॉमिक्स इज सॉरी बट इन इकोनॉमी ओनली ट्रांसफरेबल गुड्स आर वेल्थ। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भैया हमें सिर्फ ट्रांसफरेबल गुड्स को ही क्या बोलेंगे भैया, हम वेल्थ बोलेंगे। ठीक है, नेशनल वेल्थ का मतलब क्या होता है सर, नेशनल के पास जो जो चीजें हैं वो उनकी वेल्थ है। मतलब कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो गई, या रोड्स हो गए, क्या पार्क हो गए, समझ में आ रही है ना बात है, वो सब चीजें किसकी भैया, नेशनल वेल्थ है। ओके, मेरे को ये बताओ, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इश्यू किए, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इश्यू किए, मतलब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, गवर्नमेंट ने बोला कि हम तुम्हें 7% का इंटरेस्ट देंगे, आप ये बॉन्ड को परचेज करिए, एवरी ईयर 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, आप ये बॉन्ड को परचेज करिए। अब बॉन्ड गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, उनको सामने क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, महीने हर महीने क्या कर रहा है, वो क्या दे रहा है भैया, इंटरेस्ट दे रहा है गवर्नमेंट लोगों को। मुझे ये बताइए, क्या ये बॉन्ड गवर्नमेंट की वेल्थ है कि नहीं है भैया, नहीं है, ये तो लायबिलिटी है भैया, लोन लिया है लोगों से, पैसा लिया है भाई, ये वेल्थ कैसे, ये तो आपकी लायबिलिटी है। क्या हमसे क्या बात कर रहे हो, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स, हमसे से बात करते हो क्या भाई, ठीक है, हमको सब समझ में आता है भैया, ये भैया आपका वेल्थ नहीं भैया, ये लायबिलिटी है। ठीक है, आपने बॉन्ड लिया है भैया, पैसा वापस देने पड़ेगा, ये गवर्नमेंट की वेल्थ थोड़ी, ये तो लायबिलिटी हुई। तो ये वेल्थ किसकी हुई भैया, जिसने परचेस किया एज अ पर्सन, नॉर्मल पर्सन। अगर मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड को परचेस करता हूं, मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, जब भी मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं क्या करूंगा, ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज माय वेल्थ। तो मैं क्या करूंगा, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, ले तेरा बॉन्ड, मेरे को पैसा दे वापस, दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, दिस इज माय वेल्थ। तो ये पर्सनल वेल्थ में आता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड किसकी वेल्थ है, तो दिमाग थोड़ा सा प्लीज दौड़ाना, ऐसे ही नेशनल वेल्थ सोच के मत आ जाना कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, अरे क्या गवर्नमेंट, एक उल्टे हाथ के देंगे भैया गवर्नमेंट, अगर जो गलती करके आए ना तो एग्जाम में, सच्ची बता रहे भैया, ठीक है, इतना समझाने के बाद भी अगर गलतियां किया तो भैया क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड भैया, गवर्नमेंट तो पैसे ले रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी सब तगड़ी तरीके से याद रहेगा भैया। ठीक है, आ जाइए भैया, वेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। भैया कितनी बार समझाओगे, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, वेलबींग, हैप्पीनेस इन जनरली, वेल्थ इंक्रीज द वेलफेयर आल्सो इंक्रीज। बट ये कहना चाहते हैं कि भैया वेल्थ इंक्रीज होती है तो वेलफेयर भी इंक्रीज होती है नॉर्मली, नॉर्मली। बट की बात करते हैं भैया, बट क्या है, इफ अ नेशन गोज ऑन क्रिएटिंग द वेल्थ without paying the consideration to the health and mental peace of the citizen, it doubtful that the welfare is increased। ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ अगर नेशन जो है सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेगा, पैसा 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 पैसा, तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, सिर्फ पैसे की ही बात करेंगे ना भैया, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप हैप्पीनेस या हेल्दी लाइफ को फोकस नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी वेलफेयर क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन, अगर आपकी इनकम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही नेशन में, तो भी ऐसा हो सकता है, मतलब जिनके पास पैसे उनके पास पैसे जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके पास नहीं है उनके पास नहीं जा रहे, तो उनका भी वेलफेयर क्रिएट नहीं हो रहा, तो ये एक दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं मनी क्या है भैया, मनी कैन बाय एनीथिंग। ठीक है, तो ये मनी है भैया, मनी क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सेटिंग डेट्स। ठीक है, सेटलिंग द डेट्स, डेट को सेटल करना है, या आपको कुछ कोई भी चीज चाहिए तो एक्सचेंज में आप मनी को यूज कर सकते हो, उसे बोलते हैं मनी। सबसे पहले वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मुंबई नहीं है भाई, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, क्या फॉलो करते थे, बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब क्या, कमेंट करिए जल्दी, एक बार बता दीजिए, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। जी टू जी मतलब गुड्स के सामने गुड्स। ठीक है, when some commodity used to medium of exchange by custom it called as a customary money। मतलब भैया पहले के जमाने में जब पैसे नहीं थे तो किसी भी चीज को कस्टमरी मनी बना सकते हैं। जैसे कि भैया कोई चीज को उठा लिया, किसी अलग टाइप के पत्थर को उठा लिया, जो पत्थर बहुत स्कैर्स है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक पत्थर का मतलब होता है कि 1 किलो गेहूं, ठीक है, और इसी पत्थर का मतलब होता है 2 किलो क्या बोलते हैं, ज्वार बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्या बोलते थे, वो एक मनी के ट्रांसफॉर्म में बनाते कि भैया इसको हम मनी मानेंगे, उसको बोलते हैं कस्टमरी मनी, मतलब कस्टम अपने हिसाब से मनी बना देते, ठीक है, उसे बोलते कस्टमरी मनी। बन फिर तो भैया क्या आ गया, मनी आ गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी, रुपी नोट्स, कॉइन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड ट्रैवलर्स चेक। ठीक है, आ जाइए, अब बात करते हैं बेटा मार्केट। मार्केट क्या होता है, ऐसी
जगह जहां पे गुड्स को परचेज किया जाता है और गुड्स को सेल किया जाता है, नॉर्मली वहां पे डिसाइड क्या होता है, क्वांटिटी एंड प्राइस, की कौन सी प्राइस पे परचेज या सेल करना है, कौन सी क्वांटिटी परचेज एंड सेल करनी है। प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, बायर एंड सेलर आर एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे मार्केट। ठीक है, विथ व्यू टू परचेसिंग एंड सेलिंग द कमोडिटी। ठीक है, फंक्शन क्या है भैया, प्राइस ऑफ द गुड्स डिसाइड करना, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म सेम चीज, टोटलिटी ऑफ द मार्केट, मार्केट डिटरमाइन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। बहुत बढ़िया, आप मुझे अकाउंट सिखाओ, मैं आपको केमिस्ट्री सिखा दूंगा। आइला, किसको सिखा रहे हो भाई, हमको केमिस्ट्री नहीं सीखनी। ठीक है, हमने बहुत केमिस्ट्री कर ली अपनी। ठीक है, अभी शादी हो चुकी है, अब कोई केमिस्ट्री नहीं करनी। ठीक है, वरना हम हिस्ट्री बन जाएंगे। जिंदा रहने दो भाई। ठीक है, आपका सिलेबस बाकी है अभी तो। आ जाओ। कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। हमने आज 100 रुपए, हमने आज 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, हमने मतलब आज, आज टुडे, इस साल या दिस ईयर, करंट ईयर, क्या किया भैया, हमने 1 लाख का शेयर्स परचेस किया इस साल, तो इस साल के लिए इन्वेस्टमेंट कितना, 1 लाख। नेक्स्ट ईयर हमने 1 साल का 1 लाख का शेयर्स परचेस किया, तो नेक्स्ट ईयर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना, 1 लाख। बट मुझे ये बताओ मेरा टोटल कैपिटल स्टॉक कितना, 2 लाख, मतलब मेरे पास टोटल कैपिटल स्टॉक कितना है। कैपिटल स्टॉक इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इस साल आपने नया कितना किया उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कैपिटल स्टॉक टोटल, इन्वेस्टमेंट बात करता है फ्लो के बारे में, कैपिटल स्टॉक बात करता है स्टॉक के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इनकम एंड वेल्थ सेम तरीके का कॉन्सेप्ट है, इनकम एंड वेल्थ भी सेम तरीके का। इनकम मतलब आज आप जो कमा रहे हो उसे बोलते हैं इनकम। ठीक है, उसमें से आप जो अपने पास रख रहे हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इनकम है फ्लो वाली चीज और वेल्थ है स्टॉक वाली चीज, सेम तरीके से, इसी तरीके से। कहां गया आया, कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा तो कैपिटल स्टॉक ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल स्टॉक टोटल है। ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, या तो रियल इन्वेस्टमेंट होगा या तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा, या तो रियल इन्वेस्टमेंट होगा या तो बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब फिजिकली आप कोई भी चीज परचेज करोगे उसे रियल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कोई शेयर्स या कोई भी चीजें परचेज करोगे उसे क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, देखो चलो अभी यहाँ पे, हाँ, एग्जिस्टिंग शेयर फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भैया कैपिटल जो टोटल रहेगा कंपनी का वो तो सेम ही रहेगा, इसलिए हम उसको क्या भैया इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, अगर आपका टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई है तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई होना चाहिए। y का मतलब ये है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, वहीं पे समझा देते भैया, आ जाओ। अब ये क्या कहना चाहते हैं, ये आपका बेटा कहना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड में जाएंगे, कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और इनका कहना है कि यहां पे अपन बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, y का मतलब है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, c का मतलब है कंजम्पशन और i का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब y का मतलब क्या है, नेशनल इनकम। अब आपके पास जब पैसा आता है तो दो चीजें होती है, या तो आप उसे क्या करोगे बेटा, या तो आप उसे क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, मतलब आप उसका यूज करोगे, पैसे को यूज करोगे अपने गुड्स के लिए, या तो आप उसे सेविंग करोगे। तो अगर हम बोले तो नेशनल इनकम को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं बेटा, क्या हम ऐसा बोल सकते हो, या तो वो कंजम्पशन के लिए यूज होगा या तो आप उसे सेविंग करके रखोगे। तो यहाँ पे एग्रीगेट अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की, या हम बात करें नेशनल इनकम का सी प्लस आई है, तो यहाँ पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर हम कंजम्पशन को हटाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे पास जितना सेविंग बचेगा उसे हम क्या करेंगे बेटा, इन्वेस्ट करेंगे। बट ये हर बार सेम नहीं होता, हर बार सेम नहीं होता। उसका रीजन ये है कि सेविंग जो करता है वो हाउस होल्ड करता है और जो इन्वेस्टमेंट करता है वो बिजनेसमैन करता है। ठीक है, तो इसीलिए कई बार सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बट नॉर्मली सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एक और दूसरा केस है जिसमें सेविंग डज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है 100%। कौन सा है, किसी को याद है क्या, सेविंग डज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कौन से इन्वेस्टमेंट के केस में सेविंग डज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सर नेशनल इनकम, अरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के केस में, यहाँ पे देखो मैंने ब्लू से हाईलाइट करवाया, इफ देयर इज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन सेविंग डज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही चीजें दी है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सेल, सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब क्या भैया सेविंग, सी प्लस कंजम्पशन प्लस आई मतलब इन्वेस्टमेंट, तो सी हट जाएगा, एस इज इक्वल टू आई आ जाएगी। इस तरीके से मैंने कुछ आपको यहाँ पे बताया था, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट। भैया आपने एसेट का परचेज किया 1 लाख रुपए में, वो है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आपने उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल के बैलेंस शीट में लिखा, उसे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं डाले, नेट मतलब जितने एडजस्टमेंट डालने थे डाल दिया, नेट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट पहले तो, हाँ इन्वेस्टमेंट दो तरीके, उसको बाद में देखते हैं। कहाँ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है उसे बोलेंगे भैया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट बाय डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। आई होप आपको यहाँ पे सही तरीके से, अच्छी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट आप दो तरीके से करते हो, या तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स इन्वेस्टमेंट। कौन सा बेटा? इन्वेंट्री या तो फिक्स। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, रॉ मटेरियल, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, मतलब उसी को बोलते हैं सेमी फिनिश गुड्स या फिर फिनिश गुड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट में आप करते हो फिक्स एसेट लाइक मशीन, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज में आप क्या करते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, उसे क्या बोलते हैं भैया, आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में आपको अभी तक कितना देखा सर? इन्वेस्टमेंट में आपने देखा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट, और कौन सा था अपना, दो तरीके से अपन ने यहाँ पे देखे थे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिक्स में भी दो आएगा, पोर्टफोलियो एंड रियल। ठीक है, पोर्टफोलियो एंड रियल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट में दो तरीके से आ रहा है। इन्वेस्टमेंट में कुछ इस तरीके से सर निकल के आ रहा है, एक हो रहा है इन्वेंट्री, एक हो रहा है फिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा फिक्स के बारे में बात करें, तो उसमें अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर, फिर से हम बोल सकते हैं, एक तो रियल और पोर्टफोलियो। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। और बेटा ये इन्वेस्टमेंट आया कहां से? हमारे पास था इनकम, टोटल इनकम बोलेंगे इसको, टोटल इनकम। ठीक है, उसमें से हमने कुछ कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया। ठीक है, टोटल इनकम माइनस कंजम्पशन लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा? सेविंग, एंड सेविंग इज इक्वल टू इनकम, इन्वेस्टमेंट सॉरी। तो आपको समझ में आ रहा है कि पूरा आपका चार्ट कैसे बन रहा है? इस तरीके से आपका बन रहा है बेटा। ठीक है, इस तरीके से आपका बन रहा है। और इस टोटल को, ये जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब सब चीजें मिला के, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कैपिटल स्टॉक। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल स्टॉक। कुछ इस तरीके से आप पूरा देखोगे ना, पूरा एकदम सिचुएशन तो आपको दिमाग में घूमने लगेगा, हाँ सर अब समझ में आ रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी है भैया, टोटल इस तरीके से अभी तक हमने जो समझा ये है। ठीक है, टोटल इनकम माइनस कंजम्पशन, सेविंग, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दो तरीके से, इन्वेंटरी या फिक्स, फिक्स में रियल और पोर्टफोलियो, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसको बोलते हैं कैपिटल स्टॉक। आ जाइए बेटा। फिर है आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया है, आगे बता दिया, सेम टू सेम चीज है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करने जा रहा। अब बात करते हैं बेटा कंजम्पशन के बारे में। हाँ जी, क्या भैया कंजम्पशन, कंजम्पशन भी अपन ने देख लिया था। यू वेट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, कंजम्पशन प्रेजेंट इनकम से डिटरमाइन करते हैं, फ्यूचर इनकम और वेल्थ इनकम से डिटरमाइन करते हैं। सेविंग, इनकम माइनस कंजम्पशन, सेविंग को क्या बोलते हैं? इनकम माइनस कंजम्पशन। ये रहा भैया, यहीं पे आ गया, किधर गया भाई? इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन क्या बोलते हैं? सेविंग। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर आप इस तरीके से समझोगे, अगर आपको कहीं पे ड्रॉ करना है तो प्लीज इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ड्रॉ कर लेना। इनकम माइनस कंजम्पशन, टोटल इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। इन्वेस्टमेंट कितना? इन्वेंट्री और फिक्स, रियल और पोर्टफोलियो। आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पूरा लिखना, उसे हाईलाइट करके क्या? कैपिटल स्टॉक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, ऐसा ले लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाइए बेटा, ये आप लिख लेना। ठीक है, इनकम का मतलब क्या होता है? नेट इनफ्लो ऑफ द मनी, उसे बोलते हैं परचेसिंग पावर। ठीक है, एक काम करिए, टोटल इनकम के नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए परचेसिंग पावर। ये क्या आपका शॉर्ट नोट बन रहा है ना? क्या हो गया भैया? परचेसिंग पावर। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर और भी कोई चीजें ऐड करनी होगी तो मैं कर दूंगा। ठीक है, वेल्थ एंड इनकम की बात करें तो वेल्थ की बात करते हैं भैया, कंजम्पशन consumes a part of a income and save the rest. The saving are accumulated in a form of wealth. Wealth is a stock. ठीक है, क्या जो सेविंग होती है उसे हम और क्या बोलते हैं? सेविंग को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं भैया? उसे हम कन्वर्ट करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, चलो इनकम क्या है? फ्लो है।
और वेल्थ आपकी क्या है, एक स्टॉक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, आपको मेरे लेक्चर्स परचेस करने थे, आपने सोचा था सर 20,000 में परचेस करूंगा, उससे ज्यादा तो मैं नहीं दूंगा, आपने घर से ऐसा डिसाइड किया, आपने घर पे बैठ के ही वेबसाइट ओपन किया, एप्लीकेशन हमारी स्टडी बडी क्लब की ओपन की, और आपने देखा आई ला ये तो 15,000 में मिल रहा है, मतलब आपके पास बच कितना गया 5,000, तो ये आपका क्या है, सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। मतलब क्या होता है, विलिंग प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, मतलब आपकी जो इच्छा थी देने की माइनस मार्केट प्राइस, मतलब अगर मार्केट प्राइस कम है तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस बचेगा। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू विलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस या फिर डिमांड प्राइस माइनस मार्केट प्राइस भी आप इसे बोल सकते हो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि देखो, डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज, मार्जिनल मतलब एडिशनल, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। जैसे ही आप एक नया यूनिट को कंज्यूम करोगे, आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपका सेटिस्फेक्शन कैसा होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कल ही यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे समझा दिया था, ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि आपका ब्लू मतलब कौन सा है भैया, टोटल, और रेड मतलब आपका कौन सा है, मार्जिनल यूटिलिटी, आपको ये समझना है, ठीक है। तो आपने जब पहला यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 5 का सेटिस्फेक्शन मिला, कितना बेटा, 5 का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, ये रहा देखो। फिर आपने दूसरा यूनिट को कंज्यूम किया, दूसरे यूनिट को, तो आपको सेटिस्फेक्शन कितने का मिला, सर हमें सेटिस्फेक्शन मिला 4 का, कितना सेटिस्फेक्शन, 4 का सेटिस्फेक्शन मिला, बट टोटल तो बढ़ेगा, 5 और 4 कितना, 9 हो गया, ठीक है। तीसरा खाया तो आपको 2 का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। तो ये कितना हो गया भैया, नीचे आ गया, ये ड्राफ्ट जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी का, वो कितना नीचे जाता रहता है, बट टोटल तो बढ़ेगा, हाँ सर 9 में से 2 जाएगा, 2 ऐड होगा, सॉरी, तो टोटल कितना हुआ, 11 हो गया। यहाँ पे और ऐड होगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ये 5 पे कितना आ गया, 0, मतलब अब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। अब जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, 0 है, तो आप कितना भी खाते जाओगे भैया, उस पॉइंट पे 0 ही रहेगा, मतलब आपका टोटल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, आपका टोटल यूटिलिटी पिक पे होता है, मतलब हाईएस्ट होता है। बट उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका माइनस में चला जाता है, अब देखो सिंपल सी बात है, अभी तक आप टोटल कर रहे हो तो उसमें आप प्लस वाली चीजें ऐड करो, जब आप प्लस वाली चीजों में माइनस करोगे तो टोटल यूटिलिटी कम होगा, तो ये भैया ये नीचे आने लगेगा। तो जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगेगा। ये चीज समझ में आती है, हाँ से समझ में आती है। इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व डाउनवर्ड जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीज होते जाती है, टोटल यूटिलिटी इनिशियली बढ़ती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आती है, टोटल यूटिलिटी पिक पे होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाती है, तब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। तो इस तरीके से कुछ कर्व आपका बनता है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी का हमने फॉर्मूला देखा था, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी का हमने फॉर्मूला देखा था कि टोटल यूटिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ लास्ट प्रोडक्ट, मतलब हम कुछ ऐसे लिखते थे, टी टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1, क्योंकि अगर हमें 3 का टोटल यूटिलिटी हमें कितना चाहिए, 3 का चाहिए, ठीक है, तो 3 का टोटल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल 80 है, और यहाँ पे 3 माइनस 1 मतलब ये सेकंड का टोटल यूटिलिटी कितना था, तो भैया वो था 60, तो हमें पता चलता है कि थर्ड यूनिट खाने से हमें 20 का हमें क्या मिला भैया, मार्जिनल यूटिलिटी मिला। इसको हम एक और तरीके से चेंज डेल्टा टी यू डिवाइड बाय डेल्टा क्यू, मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी, मतलब 20 हो गया, ठीक है, 80 और 20 डिवाइड बाय कितना यूनिट, एक ही यूनिट है तो भैया 20 आ जाएगा, अगर 2 यूनिट है तो ये 10 आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से अपन दो तरीके से आपको मार्जिनल यूटिलिटी और क्या बोलते हैं भैया, टोटल यूटिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल, टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन बाय द कंज्यूमर, टोटल यूटिलिटी इज द समीशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये प्रोडक्ट एक्स का मतलब है प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, डेल्टा टी यू डेल्टा क्यू। फिर मार्जिनल यूटिलिटी n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस n माइनस 1। आई होप आपको समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसका कर्व बनता है मार्जिनल यूटिलिटी का, बहुत इजी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आ जाइए भैया, इसके बाद हम बात करते हैं व्हेन द टोटल यूटिलिटी, देखो सिंपल सी बात है, पहले मार्जिनल वाला पढ़ेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी अगर डिमिनिशिंग जा रहा है, ऑब्वियसली डिमिनिशिंग ही जाएगा, तब टोटल यूटिलिटी आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी जब आपका 0 पे आएगा, दैट मींस आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी जब आपका नेगेटिव होगा, तब आपका भैया टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगा। एजम्पशन क्या है भैया, हर प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा, कुछ एजम्पशन है। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के प्रोडक्ट होने चाहिए तभी लगेगा, ठीक है, मतलब सेम टाइप के। पहली बार आप रोटी खा रहे हो, फिर आप पिज्जा खा रहे हो, तो भैया सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाएगा ना, रोटी तो रोटी की बात चल रही है, ठीक है।
द यूनिट मस्ट बी ऑफ रीजनेबल साइज, मतलब रीजनेबल साइज। आपको बहुत भूख लगी है और मैं आपको मतलब एक छोटा सा बाइट दे दूं सिर्फ पिज्जा का, ठीक है, मतलब इतना सा कि ले एक बार टेस्ट कर ले, फिर मैं दूसरी बार दूं, तो भैया उससे पेट नहीं भरा ना, ठीक है, तो वो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा, ये सेम रहेगा, ठीक है, कम नहीं होगा। तो पहले रीजनेबल साइज होना चाहिए। थर्ड चीज, देयर इज अ वन टाइम गैप बिटवीन वन यूनिट ऑफ कंजम्पशन, मतलब एक टाइम का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी खा रहे हो 6 घंटे के बाद फिर से एक स्लाइस पिज्जा का खा रहे हो, भैया ऐसा नहीं, ठीक है। नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। पहली बार खाया भैया मार्गेरिटा, फिर लग रहा है कि नहीं यार पेरी पेरी पनीर खाना है तो वो मैं पिज्जा खाऊंगा, ठीक है, तो वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन, कुछ चीजों में ये नहीं लगता। पहली चीज, रेयर गुड्स पे ये नहीं लगता, रेयर गुड्स होते भैया, ठीक है, तो उस पर तो नहीं लगता। हॉबीज वाली चीज है तो मजा आता जाता है, ठीक है। फिर अपन बात करते भैया माइजर्स, मतलब कंजूस लोग, ठीक है। फिर आता है मनी एंड गोल्ड, जिनके पास पैसा है बट पैसे खर्च नहीं कर सकते। अल्लाह किधर गया मेरा रिमोट, मेरा वायर को टच कर गया, आ गया वापस, ठीक है। फिर बात चलता है भैया मनी एंड गोल्ड पे नहीं लगता, क्योंकि पैसा कितना भी आए सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। गोल्ड भैया आप अपनी गर्लफ्रेंड को दिला दो, गर्लफ्रेंड को तो नहीं दिला पाओगे, ठीक है, पैसे ही नहीं होंगे, कंजूस लोग आप दे एक नंबर के माइजर, ठीक है। तो आप मैं बात करूं, अगर बेटा आप अपनी गर्ल वाइफ को तो दिलाना ही पड़ेगा, कितने भी कंजूस हो गए, ठीक है। जब वाइफ को दिलाओगे तो वाइफ कितना खुश हो जाएगी, ठीक है। अब आप उनको एक बार बोलो कि मैं तेरे को ना अभी गोल्ड की चेन दिलाता हूँ, आपने दिला दिया, 1 घंटे के बाद फिर बोलते हो मैं तेरे को एक और गोल्ड की चेन देना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ क्या उसका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा? भैया और बढ़ेगा, आपकी जेब खाली हो जाएगी, आप पूरे खाली हो जाओगे, ठीक है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं कम होगा। तो भैया गोल्ड और मनी भी इसमें एक्सेप्शन में आते हैं। फिर आता है भैया रीडिंग और बुक्स, रीडिंग और बुक्स आपका नॉलेज बढ़ा दी, अच्छी बात है। कभी ऐसा नहीं होता कि भैया बुक पढ़ते पढ़ते जाए तो उसका सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है, ठीक है। इंपोर्टेंस वैल्यू डिसाइड करने के लिए बेसिस फॉर इकोनॉमिक लॉस, फिर फिनांस मिनिस्टर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी वेल्थ। डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में, आई सॉरी, डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट वाला एक बार आप पढ़ लीजिए, आई एम गिविंग यू जस्ट 30 सेकंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए, सिर्फ रेड में हाईलाइट किया उतना पढ़ लीजिए अभी के अभी, जल्दी पढ़ लीजिए। और मुझे चलिए भैया हो गया, डन डन डन, जल्दी से बताइए। चल आ जाओ, फिर बात करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। भैया सिंपल सी बात है, अगर हम ये पता चल कर सकेंगे कि हमारी डिमांड कितनी होगी, अगर हमें ये पता चल सके कि हमारी डिमांड कितनी होगी हमारे प्रोडक्ट की, तो सिंपल सी बात है हमें ये हेल्पफुल रहेगा कि कितनी चीजें प्रोड्यूस करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दूध प्रोड्यूस करो 200 लीटर, ठीक है, या तो आप दही प्रोड्यूस करो 200 लीटर, ठीक है। अब आप दोनों कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करना चाहते हो क्योंकि आपको दोनों के कस्टमर आते हैं, ठीक है। तो आपने सोचा कि भैया दूध ना ज्यादा जाएगा, दही तो क्या जाएगा, ठीक है। तो दूध आपने प्रोड्यूस किया 180 लीटर और 20 लीटर आपने प्रोड्यूस किया सिर्फ दही। भैया दूध आपका सिर्फ बिका 100 लीटर और दही 20 लीटर तो तुरंत बिक गया, उसके बाद काफी लोग आए जो आपको लगा कि यार 100 लीटर भी बिक जाता, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्यों आपका बिजनेस फेल हो गया, क्यों आपको नुकसान गया? रीजन है कि आप डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर सके। इसलिए यहाँ पे बेटा कहना चाहते हैं, इसलिए आपको बेटा यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन द सक्सेसफुल डिमांड फोरकास्टिंग। अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग से सही तरीके से कर पाओगे तो आपके बिजनेस का सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब कैसे आप डिमांड को फोरकास्ट करोगे, फ्यूचर के लिए डिसाइड करोगे।
सबसे पहले आप एक्सपर्ट ओपिनियन लोगे, एक्सपर्ट को पूछोगे भैया इतने एरिया में इस चीज की कितनी डिमांड है, उसके बारे में आप जान सकते हो, ठीक है। आप केबीसी में बैठे हो तो क्या करते हो, एक्सपर्ट पोल नहीं लेते, तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, एक्सपर्ट ओपिनियन। फिर आप लेते हो कलेक्टिव ओपिनियन, कलेक्टिव ओपिनियन मतलब पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, जितनी भी पब्लिक होती है उसके पास से क्या लेते हो आप, ओपिनियन लेते हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव ओपिनियन। फिर आप देखो, पहले आप केबीसी में बैठे हो, आपने एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया, आपको सही आंसर नहीं मिला, आपने पब्लिक पोल ले लिया मतलब कलेक्टिव ओपिनियन ले लिया, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, फिर आपने सोचा कि एक काम करता हूँ मैं सर्वे कर लेता हूँ, तो आपने क्या करा, आपने सोचा कि सबका मैं सर्वे करूंगा, तो आपने सर्वे करना शुरू कर दिया, तो भैया बायर का सर्वे, सर्वे ऑफ दी बायर, सेकंड वाला दिख रहा है, ठीक है। तो फिर आपने देखा कि भैया सर्वे कर लिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, पहले 150 लीटर दूध किया, फिर 50 लीटर दही किया, फिर एक और बार 160 लीटर दूध किया, फिर 40 लीटर दही किया, फिर 80 लीटर दही कर दिया और 120 लीटर दूध किया, फिर आप देखोगे कौन सा कॉम्बिनेशन काम कर रहा है सही तरीके से, ठीक है। तो आपने क्या किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए और स्टेटिस्टिकल डेटा देखे, जितने भी चार चीजें आपने ऊपर करी उसका आपने डेटा देखा और उस हिसाब से आपने डिसीजन किया कि आपका डिमांड कितना आपको करना चाहिए, मतलब आपको कितना सॉरी प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी डिमांड है, ठीक है। डिमांड आपने फोरकास्ट करी, कितनी चीजों से, चार चीजों से कर सकते हो, पहली चीज एक्सपर्ट ओपिनियन, दूसरा आपका होता है कलेक्टिव ओपिनियन, फिर आता है आपका सर्वे, सर्वे के बाद आता है आपका एक्सपेरिमेंट और उसके बाद आता है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड। इस तरीके से आप क्या करते हो, डिमांड को फोरकास्ट करते हो, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत इजी टॉपिक, बहुत तगड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल समझाया हुआ था, फिर से एक और बार बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको जरूर से समझाना चाहूंगा, ठीक है। ये आपका है एमआरटी, आप बोल सकते हो, इसके अलग अलग नाम है भैया, आ जाओ दिखा देते हैं, ठीक है। एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये कर्व का क्या नाम है, कर्व का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ठीक है, फ्रंटायर, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। भैया चार चार नाम है, क्या नाम याद रखने हैं, डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशन ही आपको दिखाता है, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भैया अगर आप प्रोडक्ट ए को इतना प्रोड्यूस करोगे तो बी को इतना कर सकोगे, प्रोडक्ट ए को अगर आपको, प्रोडक्ट ए को अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आप प्रोडक्ट बी का 25 कर सकोगे, अगर आप प्रोडक्ट ए का 2 करोगे तो प्रोडक्ट बी का आप 24 कर सकोगे, अगर ये 3 करोगे तो ये 22 कर सकोगे। ये क्या बताता है भैया, ये आपको कॉम्बिनेशन बता के आपकी प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, जैसे हमने दूध और दही की बात की ना, वैसे ही, ठीक है, दो प्रोडक्ट की बात करता है तो ये आपको कॉम्बिनेशन देता है, ठीक है। तो सर हमें करने का क्या, कुछ भी नहीं करने का, आपको यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट ए लिख दिया, साइड में प्रोडक्ट बी लिख दिया, क्या कर दिया, नीचे प्रोडक्ट ए, जो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, जिसका प्रोडक्शन कम हो रहा है इसके किसे भैया, वाई एक्सिस पे लिखेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, फिर हम इनको पॉइंट को डिसाइड करेंगे, जैसे ए को 25 तो ए में 1 लेंगे और यहाँ पे 25 तो यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, फिर 2 एंड 24 तो वो पॉइंट डाल दिया, और फिर हम क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर बट ये कर्व अलग अलग कैसे जा रहा है, आपने ये कुछ अलग अलग कैसे ड्रॉ किया, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जब आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर वो आपका बढ़ रहा है, वो आपका बढ़ रहा है, तो आपका जो कर्व होगा वो कॉन्केव टू ओरिजिन होगा। सर प्रूफ के साथ दिखाइए ना तो और मजा आएगा, डेफिनेटली बेटा। देखो, जब आप एक यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हो तब आपने सेक्रीफाइस, तब आप 25 प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप यहाँ पे 2 कर रहे हो तब आपने यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना किया, एक प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट सेक्रीफाइस किया, फिर यहाँ पे एक बढ़ाने के लिए आपने कितना सेक्रीफाइस किया सर, 2, फिर यहाँ पे एक और बढ़ाने के लिए आपने कितना सेक्रीफाइस किया सर, 22 से में 18 आ गया, मतलब 4 सेक्रीफाइस किया, फिर आपने एक और प्रोड्यूस करने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, 6, मतलब आप देख रहे हो पहले आपने एक सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 2, फिर 4, फिर 6, मतलब सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है, तो एमआरटी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। एमआरटी का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग डिवाइड बाय इंक्रीजिंग, मतलब अगर हम बात करें बेटा चेंज इन प्रोडक्ट बी डिवाइड बाय चेंज इन प्रोडक्ट ए, तो चेंज इन प्रोडक्ट बी कितना है भैया, बढ़ता जा रहा है, पहले 1 था, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 1 करोगे तो आपका एमआरटी कितना है, 1, फिर 2 सेक्रीफाइस किया तो 2 डिवाइड बाय 1 करोगे तो आपका एमआरटी आ गया 2, फिर आपने 4 सेक्रीफाइस किया तो 4 डिवाइड बाय 1 करोगे, 1 क्यों कर रहे हैं भैया, प्रोडक्ट ए का सिर्फ 1 ही बढ़ रहा है ना, इसलिए 1 कर रहे हैं, अगर इसका 2 बढ़ता तो डिवाइड बाय 2 करते, ठीक है, तो 2 नहीं 2 कर दे, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करोगे, एमआरटी निकालोगे, मतलब यहाँ पे आपका एमआरटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट बी का आपका जो सेक्रीफाइजेशन है वो ऑलवेज बढ़ता जा रहा है, पहले एक प्रोडक्ट के लिए 1 को सेक्रीफाइस करना था, फिर दूसरे के लिए 2 को कर दिया, फिर तीसरे के लिए आपको 4 को सेक्रीफाइस करना पड़ा, एक प्रोडक्ट कर लिए, चौथी या पांचवें प्रोडक्ट के लिए आपको 6 सेक्रीफाइस करना पड़ा, द सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है, दैट मींस आपका एमआरटी बढ़ेगा, एमआरटी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि चेंज इन प्रोडक्ट बी डिवाइड बाय चेंज इन प्रोडक्ट ए, चेंज इन प्रोडक्ट बी आपका ऊपर है, ठीक है,
और नीचे क्या है, प्रोडक्ट ए है, तो जैसे ही आपका सेक्रीफाइस बढ़ता जाएगा ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो भैया क्या होगा, आपका रेशियो भी बढ़ता जाएगा। और अगर आप पॉइंट देखोगे तो पॉइंट भी आपको कुछ इसी तरीके से मिलेंगे कि प्रोडक्ट ए में शिफ्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ए में क्या होगा, इस तरफ ज्यादा जाएगा, बट नीचे जो आएगा ना वो धीरे 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 आएगा, बट एकदम से फिर नीचे जैसे आता जाएगा वैसे ज्यादा नीचे आता जाएगा। तो पहले ऐसे स्टेबल टाइप आपको थोड़ा दिखेगा, बट एकदम से फिर नीचे आने लगेगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये आपका क्या है भैया, आपका जो सेक्रीफाइसिंग है वो लास्ट में ज्यादा होता है, पहले थोड़ा कम होता है, इसीलिए आपका ये क्या बनता है, कॉन्केव टू ओरिजिन। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि सर हम सेक्रीफाइस भी सेम कर रहे हैं और हम गेन भी सेम कर रहे हैं। हाँ सर, ये देखो, आप एक प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो तो एक कम हो रहा है, यहाँ पे एक बढ़ा रहे हो यहाँ पे भी एक कम हो रहा है, मतलब हर जगह पे दो कम हो रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे भी दो कम हो रहा है। एमआरटी आपका कितना, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, मतलब अगर आपका एमआरटी सेम आएगा तो आपका कौन सा आएगा भैया, आपका एकदम स्ट्रेट लाइन वाला ये कर्व आएगा। कौन सा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। कौन सा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा अगर आपका एमआरटी सेम रहेगा, मतलब हर प्रोडक्ट के लिए आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो अगर वो सेम है, मतलब 25 से 23 आ गया, 23 से 21, 21 से 19, 19 से 17, ठीक है, हर प्रोडक्ट के लिए आपका क्या है भैया, सेक्रीफाइस सेम है, तो यहाँ पे एमआरटी आपका सेम आएगा, क्योंकि चेंज इन प्रोडक्ट भी हमेशा ऊपर 2 रहेगा और हमेशा यहाँ पे नीचे 1 रहेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर हमने बी में जो हमने सेक्रीफाइस किया पहले ज्यादा किया, ठीक है, पहले ज्यादा कर दिया और फिर सेक्रीफाइस कम होता गया। हाँ, हो सकता है बेटा, देखो ये एग्जांपल, आप यहाँ पे बढ़ तो एक ही प्रोडक्ट रहे, बट पहले आपने सेक्रीफाइस कर दिया, 10 का सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 7 का किया, फिर आपने 5 का किया, फिर 1 का सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग कम हो रहा है, मतलब आपका एमआरटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो आपका कर्व आएगा वो कौन सा आएगा, कॉन्केव टू ओरिजिन। सर ऐसा क्यों हुआ, सर अंदर की तरफ क्यों आ गया, क्योंकि पहली बार क्या हुआ, जैसे ही प्रोडक्ट ए 1 to 2 गया ना, उसमें ये एकदम से धड़ाक से बहुत ज्यादा गिर गया, तो एकदम नीचे आ गया। पहले वाले में क्या था, गिरता नहीं था, ठीक है, जब एमआरटी बढ़ रहा है तब गिरता नहीं है बहुत, एमआरटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जा रहा है, बट एमआरटी अगर कम हो रहा है मतलब आपका सेक्रीफाइसिंग ज्यादा है, तो बी प्रोडक्ट एकदम से नीचे आ गया, यहां से 25 से सीधा 15 तक आ गया, तो ये क्या होगा भैया, आपका कर्व जो होगा कुछ कॉन्केव बनेगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, सेक्रीफाइस कम होता जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ये कर्व बनता है। ओके सर, मतलब सर आप जो कहना चाहते हो कि ये जो कॉम्बिनेशन आया, ये यही से अपने को प्रोडक्शन करना है। देखो अगर आप इस तरीके से प्रोडक्शन करोगे जो कॉम्बिनेशन आपको दिए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन किया, मतलब अगर आप प्रोडक्ट ए को 1 बनाओगे और 25 बनाओगे, फुल यूटिलाइजेशन। अगर आपने 3 बनाया और 22 बनाया, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब वहां पे आपका फुल यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का पूरा यूज आप कर रहे हो, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपको बनाना है तो पॉइंट पे बनाओगे तो आपका रिसोर्सेज का अच्छा खासा यूज होगा। ठीक है, दूसरी बात, सर अगर मैं ये जो पॉइंट आ रहा है मैं उसके ऊपर यहीं कहीं पे प्रोडक्शन करना चाहूँ, तो मतलब इसका मैं 30 और प्रोडक्ट ए का 4 करना चाहूंगा, तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप उसके ऊपर जा सको, इसके नीचे आ सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते। तो सर मैं नीचे आ सकता हूं तो क्या मैं यहाँ पे बना दूं, बेटा आप बना सकते हो, बट जब आपकी ताकत इतने प्रोडक्ट बनाने की है तो आप यहाँ पे इतना ही बना रहे हो, उसका मतलब ये है कि आपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा फ्यूचर में रिसोर्सेज बढ़ा, तो रिसोर्सेज बढ़ेगा तो आपका जो कर्व यहाँ पे ऐसे रेड जा रहा है या ब्लू जा रहा है, तो आपका कर्व जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका रिसोर्सेज बढ़ा तो प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्ट ए का भी बढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा भैया, आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्व ऊपर जाएगा, तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। ठीक है, अगर आपका रिसोर्सेज कम हो गया, अगर आपका रिसोर्सेज कम हो गया तो आपका कर्व नीचे आ जाएगा, तो इसे भी क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। ठीक है, ये डाउनवर्ड आएगा वो अपवर्ड जाएगा, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। आई होप आपको पूरा, अगर मैं आपको बताऊं वन लाइन में फिर से एक और बार समझा देता हूं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आपका सेक्रीफाइसिंग यूनिट बाय यूनिट, दूसरे प्रोडक्ट का यूनिट अगर आप बढ़ा रहे हो प्रोडक्शन, और सेक्रीफाइसिंग अगर आपका हर यूनिट के लिए बढ़ता जा रहा है, मतलब एमआरटी ज्यादा है, एमआरटी ज्यादा है, तो भी आपका कॉन्केव टू ओरिजिन आएगा। और नॉर्मली आपका ये कर्व कैसा रहता है, कॉन्केव टू ओरिजिन ही रहता है नॉर्मली। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछे तो कॉन्केव टू ओरिजिन रहता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकली, क्योंकि लोगों को ना सिर्फ थियोरी पढ़ते समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेके ड्रॉ करके समझाया। फिर आपका भैया ब्लू वाला लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, अगर आपका एमआरटी सेम है तो ब्लू वाला, तो आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर मैं बात करूं बेटा, मतलब लीनियर बनेगा। और आपका अगर बात करें एमआरटी कम होता जा रहा है तो आपका कर्व बनेगा कॉन्केव टू ओरिजिन। आ जाइए बेटा, यहाँ पे सेम चीजें लिखी है, एक बार हम पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, ऊपर का तो लिख दिया, एमआरटी मार्जिन ऑफ अरे सॉरी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंपल सी बात है वो तो लेफ्ट टू राइट, क्योंकि क्या होगा भैया, एक का प्रोडक्शन आप कम कर रहे हो दूसरे का बढ़ा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड में जाएगा। कॉन्केव टू ओरिजिन रहता है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पीपीसी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, एमआरटी बोलते हैं। मतलब अगर आपका एमआरटी मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपका कांस्टेंट रह रहा है, उस केस में दो था ना वो वाला, तो आपका पीपीसी कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आता है, यस सर। कॉम्बिनेशन विच लाइज ऑन पीपीसी कर्व पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब वो कॉम्बिनेशन में आप प्रोडक्शन कर सकते हो, वो पॉसिबल है। पॉइंट बियॉन्ड द पीपीसी कर्व आर इम्पॉसिबल, मतलब उसके ऊपर अगर आप जाना चाहोगे तो दिस इज इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन। शिफ्ट कर्व, ठीक है, मतलब जब कर्व का शिफ्ट होता है, मतलब अपर की साइड शिफ्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़े, ठीक है। पॉइंट विच इज लाई बिलो द पीपीसी कर्व इज पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब आपका जो ये कर्व है इसके नीचे जो आता है ये पॉसिबल तो है, बट क्या कहना चाहते हैं, बट अनयूज रिसोर्सेज और अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, अनयूज रिसोर्सेज, आपके पास कुछ बचे होंगे, या फिर हम उसे बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, यस बेटा। अगर समझ में आ रहा है आ जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। पीपीसी कर्व एक और बार देख लेते भैया, आ जाइए। पीपीसी कर्व, इफ यू कैन चूज a point on a PPC curve, then it will be able to solve what to produce, मतलब what to produce पहले solve कर देगा। अगर हम जो रिसोर्सेज आपको दिए उस हिसाब से जो पॉइंट बनाए, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर सकते हो इतना, ये इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस तो सॉल्व हो गया कि क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और ये क्या भैया, प्राइस सिस्टम रहता है, ठीक है। इनविजिबल हैंड्स इज नथिंग बट अ प्राइस सिस्टम, अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एम्प्लॉय द मोर लेबर, मतलब अब आप क्या देखोगे कि हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोड्यूस करना है। आप देखोगे कि आप कौन सी चीज सबसे कम है तो उसको आप सबसे बेस्ट तरीके से यूज करोगे। अगर आपके पास लेबर कम है, ठीक है, और लेबर और आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आपका कॉम्बिनेशन है लेबर प्लस लैंड या फिर कैपिटल प्लस लैंड, तो आप कैपिटल प्लस लैंड के साथ जाओगे, क्योंकि आपके पास लेबर कम है तो उसको बचा के रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी, और जो भी चीप होगा ना, जो भी सस्ता होगा, हम उस हिसाब से जाएंगे। अगर लैंड लेबर और लैंड है और कैपिटल और लैंड है, तो अगर लेबर सस्ता है तो हम लेबर से जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसे हम लेबर के थ्रू जा रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे लेबर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एम्प्लॉय द मोर लेबर एंड लिटिल कैपिटल, मतलब लेबर इंटेंसिव क्या बोलता है, ज्यादा लेबर को प्रोड्यूस करो, कैपिटल को कम, सॉरी यूज करो, प्रोड्यूस का। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑपोजिट बोलता है, इफ लेबर इज चीप, मतलब अगर लेबर सस्ता है और कैपिटल ज्यादा खर्चे वाला है तो हम क्या यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे, क्योंकि लेबर को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं तो आप उसे जरूर से देख लेना। आई होप आपको पूरे सेशन में बहुत मजा आया होगा और आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर से पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर से पूछ सकते हो। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन, आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। इंस्टॉल अवर एप्लीकेशन स्टडी बडी क्लब, इसको इंस्टॉल करिए एंड एंजॉय करिए स्टडी स्किल के कोर्सेज, जिससे आप अपनी प्रोफेशनल कोई भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर आपने कोई भी कोर्स लिया है तो आपके लिए एक स्पेशल कूपन भी बन जाएगी। अगर आपको चाहिए डिस्काउंट के लिए तो आप मैसेज कर सकते हो 8973273289। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अभी अपना क्लास है ना 10:45 को करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 10:30 तो बन गए, ठीक है। आप कहाँ से करेंगे, ठीक है, तो 10:45 को मिलते हैं अकाउंट्स के क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। होमवर्क नहीं किया तो करके आना, अदरवाइज क्लास कैंसिल। चल, मुझे तो भरोसा है भैया आपके ऊपर पूरा का पूरा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।